Hello, future doctors. Welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah, and first of all, let me thank all of you for all your lovely wishes. आज बहुत सारे प्यारे मैसेजेस आए हैं मुझे on the occasion of गुरु पूर्णिमा, so thank you so much. It means a lot to me. And बहुत ही छोटी सी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक नहीं दो बातें मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो लाइफ होता है वो एवरी डे हमारा लाइफ का क्या डायरेक्शन होगा, दैट इज बेस्ड ऑन द डिसीजंस दैट वी मेक. हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं. अगर मैं आज सोचूं कि यार आज संडे है, मुंबई में बहुत ही बारिश हो रही है, आज कंटाला आ रहा है, आज कुछ नहीं करते, आराम करते हैं, तो कुछ ना करना दैट इज ऑल्सो अ डिसीजन. वी आर टेकिंग अ डिसीजन जहां पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे. बट दिपेनिज्म कुछ नहीं करेगा, ऐसा तो होगा नहीं, बिकॉज मैं अपने पर्पस के बारे में सोचूंगा. सो माई पर्पस इज टू सपोर्ट दी मेडिकल एस्पिरेंट्स. So I will take a decision to take an initiative, to take one step ahead, and हम लोग active decision maker बनते. So there are two types of decision that we make. One is the passive decision maker, another is an active decision maker. So become an active decision maker. कुछ ना करना उससे अच्छा कुछ तो करना ही है. So Dipenism कुछ तो करेगा ही, और अगर हम कुछ करेंगे तो उसमें हम अपना 100% ही देंगे. सो ये मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूँ. तो एक तो बिकम एन एक्टिव डिसीजन मेकर, एंड जो भी काम करेंगे उसमें अपना 100% देंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेलना कूदना हो, चाहे वो नाचना गाना हो. मतलब मैं तो उसमें 100% देता ही हूँ. सो दैट इज ऑल दैट आई वॉन्ट टू से, दैट बिकम एन एक्टिव डिसीजन मेकर एंड give your 100% in everything that you do. So stay awesome because Dipenism is awesome. नाउ लेक्चर खत्म नहीं हुआ विद्यार्थियों, लेक्चर तो अभी शुरू हो रहा है. सो आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिस्कस अबाउट दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग इनिशियली डिस्कस करने वाले अबाउट दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज, पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे और फिर हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन शुरू करेंगे. सो आप लोग डबल पेज ले लो, लेफ्ट पेज में अच्छे से आप बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, लेबलिंग करेंगे, एंड राइट पेज पे डिस्क्रिप्शन शुरू करेंगे. सो गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पे शुरू करते हैं. So let us begin with our discussion about the MRS, that is the male reproductive system. और first आप लोग डायग्राम बना लेंगे, तो साथ साथ में डायग्राम बनाते जाए. So in the diagram, suppose हम लोग ये पेज का सेंट्रल हाफ ले लेते हैं. सो दिस इज द सेंट्रल हाफ, सो दैट हम लोग सिमेट्रिकल डायग्राम बना सके फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ओके, नाउ इस सिमेट्रिकल डायग्राम में मैं इक्वल डिस्टेंस छोड़ के, यहाँ पे ऐसा इक्वल डिस्टेंस छोड़ के, सपोज आई एम मेकिंग द फर्स्ट ओवल शेप स्ट्रक्चर्स. सो दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग दी ओवल शेप स्ट्रक्चर्स. पहले मैं सब स्ट्रक्चर्स बना लेता हूँ, फिर विल स्टार्ट लेबलिंग एंड हम लोग डायग्राम को समझते भी जाएंगे. तो फर्स्ट ओवल शेप स्ट्रक्चर, उसके बाद इस ओवल शेप स्ट्रक्चर्स के लैटरल बॉर्डर से, लैटरल या फिर इसको हम लोग पोस्टीरियर बॉर्डर बोलेंगे, वहां से हम लोग ये एक हाईली कॉइल्ड डक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पोस्टीरियर बॉर्डर से हाईली कॉइल्ड डक्ट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. एंड वहां से वी आर रिप्रेजेंटिंग अ ट्यूब, और वो ट्यूब एकदम अच्छे से यहां तक सेंट्रल पोर्शन तक रिलीज कर देना है. और ये एसेंड हो रहा है ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट ये लैटरल बॉर्डर से स्ट्रेट हम लोग ने ऐसा रिप्रेजेंट किया कि सिमेट्रिकल दिखे. और आप लोग की बुक में तो लाइंस होंगे, तो आपको ये लेवल मार्क कर लेना है कि यही लेवल पे आपको यहां से भी वो ट्यूब दिखाना है, सो वो सिमेट्रिकली अपीयर करे. मेरे लिए स्लाइटली डिफिकल्ट होगा सिंस मेरे पास जैसा आपके बुक में लाइंस रहेगा वैसा नहीं है, बट आप लोग वो ओरिएंटेशन अच्छे से लेके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यस यस, सो यस, ऑलमोस्ट अच्छा सिमेट्रिकल अपीयर कर रहा है. एंड ये ट्यूब का भी ये दूसरा पार्ट हो जाएगा. एंड ये पार्ट जब भी आप रिप्रेजेंट करें, सो मेक श्योर कि ये ट्यूब का डायमीटर यूनिफॉर्म अपीयर करे. ऐसा नहीं है कहीं पे छोटा है, कहीं पे बड़ा हो गया है ना, तो हम लोग पेशेंट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे तो कहीं पे छोटा मोटा मत बनाना. यूनिफॉर्मली ट्राई टू मेंटेन कि हम लोग वो डायमीटर को मेंटेन करते जाएं. यस, सो ये हो गया परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन. नाउ इसका जो इनर वाला पार्ट है उसको हम लोग ऐसा, भी सेंट्रल लाइन का जरूरत नहीं है, उसी को हम लोग सेंट्रल लाइन ऐसा रिप्रेजेंट कर लेंगे. ये आ गया हमारा सेंट्रल पोर्शन, करेक्ट.
और जो दूसरा वाला हमारा ट्यूब का डायमेंशन था उसको हम लोग ऐसा ऊपर एक्सटेंड करके वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस इज द ब्लैडर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, फिर यहां से ये एक्सटेंशन से ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर बना रहे, पार्ट बाय पार्ट आप डायग्राम अच्छे से बनाते जाए। यस, तो ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे। यस, तो ये यस अच्छा दिख रहा है। ओके, और आप लोग अपने डायग्राम पे फोकस करें। ओके, मेरा डायग्राम का रेफरेंस ले, आपका डायग्राम अच्छा आना चाहिए। और उसमें हम लोग ये डबल लेयर्ड का लाइनिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज नथिंग बट द स्किन, उसका हम लोग एक्सटर्नल कवरिंग बना रहे हैं ऐसा, तो स्किन लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस, तो ऑलमोस्ट हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना चुके, कुछ और स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा एक पाउच ऑफ स्किन बना रहे हैं हम लोग, दिस इज अ पाउच ऑफ स्किन, और ये पाउच ऑफ स्किन कनेक्टेड होगा बाय सर्टन फाइबर्स, वो इस स्ट्रक्चर से, वो जो पीछे से ऐसा ये फाइबर्स, ये ओवल शेप स्ट्रक्चर से ऐसा कनेक्टेड होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फाइबर्स ऐसा प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, फिर और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स को मैं अलग कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि वो जो है दोज आर गोइंग टू बी द ग्लैंड्स। तो ये मैं अभी एक ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस ग्लैंड विच इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली एंड अनपेड, तो पीछे की तरफ है, तो ये एक ऐसा ग्लैंड को रिप्रेजेंट करना है विच इज अनपेड, सिंगल स्ट्रक्चर है। ओके, और उसके अलावा यहाँ पे दो छोटे छोटे ट्री लाइक ग्लैंड्स दिखाने हैं, हाँ ट्री की तरह, झाड़ की तरह दिखाने हैं। ये भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो ऐसा आपको रिप्रेजेंट करने हैं। और तीसरा ग्लैंड हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा वाइड हो गया। यस, यस, तो डायग्राम का प्रैक्टिस आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए करना पड़ेगा, अदरवाइज नीट में तो सिर्फ डायग्राम के लेबलिंग पूछे जाएंगे। तो ये 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स हो गए, 3 पेयर्स नहीं, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है, जिसमें से ये और ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड ग्लैंड है। अभी मैं लेबलिंग शुरू करता हूं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर का लेबलिंग जो है दैट इज दिस पाउच ऑफ स्किन। हम लोग जैसा लेबलिंग करेंगे वैसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते जाएंगे बाद में। तो ये फर्स्ट जो है दिस इज द पाउच ऑफ स्किन, इसको मैं लेबल कर देता हूं नंबर 1, दिस इज नंबर 1। दूसरा जो है ये ओवल शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 2। तीसरा ये हाईली कॉइल्ड डक्ट रिप्रेजेंट किया है, दैट इज नंबर 3, बराबर। तो इधर भी सेम सिमेट्रिकल है, 1, 2 एंड 3। फोर्थ इज दिस एंटायर ट्यूब, ये पूरा डक्ट जो पूरा पास हो रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 4। देन नंबर 5 इज ये इतना पोर्शन ब्लू कलर का, सिर्फ इतना पार्ट, तो ये जो इतना पार्ट है ब्लू ट्यूब का, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 5। फिर ये पूरा इंटरनल पैसेज जो है, दिस एंटायर सेंट्रल पैसेज, दैट इज द स्ट्रक्चर नंबर 6। एंड 7th स्ट्रक्चर इज द एंटायर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये 7 स्ट्रक्चर को हम लोग को लेबल करना है और डिटेल में डिस्क्राइब भी करना है। एंड जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ये स्ट्रक्चर नंबर ए दे देता हूं मैं, दिस आर द पेयर्ड ग्लैंड्स, नंबर बी अनपेयर्ड ग्लैंड, एंड नंबर सी this is also paired gland. So these are the glands which are present in the male reproductive system. तो पहले मैं enumerate कर लेता हूँ। First ये जो structure है, this is the pouch of skin, and this pouch of skin we call it as the scrotum. We call it as scrotum. And ये scrotum जो है इसके 2 sacs है, this is one scrotal sac, this is the other scrotal sac, और posteriorly they are going to be united. So that is scrotal sac जो individually प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे टू दिस ओवल शेप स्ट्रक्चर। एंड दिस ओवल शेप स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दी मेल गोनाड्स विच आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। रिमेंबर दी गोनाड्स आर ऑलवेज दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बिकॉज दे प्रोड्यूस द गैमेट्स। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग लेबल कर देते हैं एज दी टेस्टिस। सो दिस इज दी टेस्टिस, ओवल शेप स्ट्रक्चर। थर्ड जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दे देते हैं एज दी एपी दिदिमिस। एपिदिदिमिस, उसको हम लोग बोलेंगे एज एपिडिडाइमिस। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 हाईली कॉइल्ड एपिडिडाइमिस। स्ट्रक्चर नंबर 4 इज दिस एंटायर ट्यूब,
दैट इज नोन एज दी वेजा डिफरेंशिया, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं वैस डेफरेंस, वेजा डिफरेंशिया या वैस डेफरेंस। स्ट्रक्चर नंबर 5, ये इतना सा जो ट्यूब है, जब ये रेड कलर का ग्लैंड का ट्यूब कंबाइन होता है विद वैस डिफरेंस, दिस अ शॉर्ट पैसेज इज नोन एज द ejaculatory duct. It is known as the ejaculatory duct. So that is this structure number 5. Structure number 6 is this, यहां से लेके ऊपर सेंट्रल पैसेज जो है ये यूरिनरी ब्लैडर से बेस तक, दैट सेंट्रल पैसेज इज नथिंग बट दी यूरेथ्रा. So urethra is a passage for urine and it is also common passage for semen also. So it is known as urinogenital duct. ये सब हम लोग आंसर मेंशन करेंगे. And जो 7th स्ट्रक्चर है, this entire cylindrical portion that is the penis. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 7 स्ट्रक्चर्स हो गए जिनको हम लोग डिटेल में डिस्क्राइब करना है. फिर आते हैं एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, जिसमें नंबर ए जो है, दिस एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स आर नोन एज दी seminal vesicles. Seminal vesicles, seminal vesicles भी आप लोगों को बोलना है, बोल सकते हैं seminal vesicles. नंबर बी unpaired gland, that is the prostate gland, that is the prostate gland. And number C, this one small, is known as the Cowper's gland, Cowper's gland. यस, तो ये हम लोग अभी डिटेल में डिस्क्रिप्शन शुरू करेंगे. आप लोग अच्छे से डायग्राम बना लो, लेबलिंग समझ लो. डिस्क्रिप्शन में मेरे पास ये डायग्राम नहीं रहेगा, आप लोगों के पास रहेगा, तो आप लोग रेफरेंस लेके पढ़ते आना, बट आपको आंसर डायग्रामेटिकली याद होगा. नंबर 1 है स्क्रोटम, नंबर 2 टेस्टिस, नंबर 3 एपिडिडाइमिस, नंबर 4 वास डिफरेंस, नंबर 5 इजैकुलेटरी डक्ट, नंबर 6 यूरेथ्रा, नंबर 7 पेनिस, फिर ए सेमाइनल वेसिकल्स, बी प्रोस्टेट ग्लैंड, सी काउपर्स ग्लैंड. तो ये पूरा डायग्रामेटिक फोटोग्राफिक इमेज बन जाना चाहिए, एक मेमोरी आ जाना चाहिए जिससे आप पूरे आंसर को मेमोराइज कर सको. सो मैंने आपको टेक्निक दे दिया कि मैंने कैसे मेमोराइज किया है, थ्रू दिस फोटोग्राफिक इमेज. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में हम लोग पार्ट बाय पार्ट मेंशन करते जाते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द गोनाड्स, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्लस इट इज composed of the secondary sex organs, or secondary sex organs में mainly it will be the tract, the passage through which the gametes will be transferred, and उसके अलावा it is going to be the accessory sex glands, accessory sex glands. and जो gonads होंगे उनको हम लोग बोल लेते हैं as the primary sex organs, और male gonad जो है that is the testis. So these are the primary sex organs. Females में it will be the ovaries, that is the primary, और बाकी सब secondary sex organs बोले जाएंगे. So MRS में फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका हम लोग ने लेबलिंग भी कर लिया है, that is the scrotum. So scrotal sac का फॉर्मेशन करेगा. So scrotum जो है बेसिकली उसमें आप लोग को याद रखना है, it is nothing but it is a pouch of pigmented skin. Basically it's a protective skin, pouch of pigmented skin. And this pouch of pigmented skin जो है, इसमें there is presence of a special muscle, और वो मसल का नाम आप लोगों को एंट्रेंस के लिए याद रखना है. इट इज नोन एज अ डार्टोस ट्यूनिक मसल. दैट मसल नेम इज डार्टोस ट्यूनिक मसल. एंड आप लोगों को याद रखना है ये डार्टोस ट्यूनिक मसल जो है, दीज आर दी स्मूथ मसल्स विच आर प्रेजेंट. एंड ये स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से एंड रिलैक्सेशन से, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब भी करेगा, इसकी वजह से इट विल हेल्प फॉर द मेंटेनिंग द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ हम लोग मेंशन करेंगे जो टेस्टिस है, दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, दे आर नॉट इनसाइड द एब्डोमेन. सो इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो प्रोवाइड किया जा सके. तो जिसमें डार्टोस ट्यूनिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वो हेल्प करेंगे टू मेंटेन दैट टेम्परेचर. ओके, सो मेजर फंक्शन जो स्क्रोटम का होगा, द मेजर फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, उसमें से एक फंक्शन तो हो जाएगा, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन. किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? तो प्रोटेक्शन टू द मेल गोनाड्स, दैट इज द टेस्टिस. सो प्रोटेक्शन टू टेस्टिस इज प्रोवाइडेड बाय द स्क्रोटल सैक. और दूसरा फंक्शन जो जैसे मैंने मेंशन किया कि ये जो मसल्स हैं ये हेल्प करते हैं इन टेम्परेचर रेगुलेशन, दैट इज
थर्मोरेगुलेशन। और थर्मोरेगुलेशन क्यों चाहिए? सो दैट टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए प्रॉपर टेम्परेचर मिले, एंड दैट इज व्हाई इसका रोल ये थर्मोरेगुलेशन हो गया। ओके, नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज द मेल गोनाड्स टेस्टिस। So second structure is testis, which are nothing but the male gonads. Okay, paired structures. कुछ डायमेंशन मेंशन करते हैं, सिस्टमैटिक पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहले मेंशन कर लेते हैं साइज। तो टेस्टिस का साइज आपको याद रखना है 4 बाय 2.5 बाय 3। यूजुअली मैं ऐसे याद रखता हूँ मोस्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द ऑर्गन्स, हिंदी में 4 बाय 2.5 बाय 3। तो 4 ये सब सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, 4 बाय 2.5 बाय 3, दैट इज द साइज। फिर शेप, ऑब्वियसली इट इज द ओवल शेप स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट देयर लोकेशन, टेस्टिस का लोकेशन। नाउ टेस्टिस जो है इनिशियली जब भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट जब भी हो रहा है, तभी टेस्टिस का लोकेशन होता है इनसाइड द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर होगा टेस्टिस का डेवलपमेंट, एंड जो किडनीज होते हैं वो किडनीज के नीचे टेस्टिस का प्रेजेंस होता है, ओके, इनसाइड द एब्डोमेन। बट एज द मेल चाइल्ड का बर्थ होगा, डिलीवरी होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम द टेस्टिस डिसेंड आउट, एंड डिसेंड आउट होके they become extra abdominal. So this testis will descend out and they become extra abdominal. So this is known as descendants of testis. और वो testis के connection will still be present with the abdominal cavity. Abdominal wall के साथ वो connection रहता है। So आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो पहले इंट्रा एब्डोमिनल था, उससे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो गया, बट टेस्टिस जो डिसेंड हुआ है वो ये ब्लू कलर का जो पैसेज मैंने दिखाया है, दैट पैसेज इज नोन एज इंग्वाइनल कनाल। So it is the inguinal canal. Through that passage the testes have descended out. दूसरा पॉइंट याद रखना है कि टेस्टिस में मैंने ऐसा ब्लैक कलर का एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर भी रखा है, सो दैट स्ट्रक्चर विच इज स्टिल मेंटेनिंग द कम्युनिकेशन, दैट इज नोन एज द स्पर्मेटिक कॉर्ड। और उस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में वैस डिफरेंस वगैरह का प्रेजेंस होता है, फिर कुछ आर्टरीज, गोनाडियल वेन्स, लिम्फेटिक्स का प्रेजेंस होगा, नर्व्स का प्रेजेंस होगा। सो दैट इज द कंटेंट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड विच मेंटेन्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द टेस्टिस, इट कीप्स द कनेक्शन विद द एब्डोमेन। सो पैसेज का नाम है इंग्वाइनल कनाल, जिसके थ्रू टेस्टिस डिसेंड होगा। और ये डिसेंड मतलब ये डिसेंडेंस जो हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, ये हो जाएगा, एंड बाय 7th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्रन लाइफ ये डिसेंडेंस होना चाहिए। ओके, सो लोकेशन विल बी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, आउटसाइड द एब्डोमेन। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इज देयर लोकेशन। सो ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्रन लाइफ धीरे धीरे डिसेंड होगा, एंड बाय द टाइम ऑफ बर्थ वो कंप्लीटली डिसेंड होके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल आ जाएगा। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों जरूरी है? बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस requires temperature 2 to 2.5 degrees Celsius lower than normal body temperature। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस वो बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसीलिए टेस्टिस का लोकेशन इन ह्यूमन मेल्स इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। और इसमें और कौन हेल्प कर रहा है? तो डार्टोस्टेनिक मसल्स भी हेल्प कर रहे हैं थर्मोरेगुलेशन में, सो इवन दोज आर हेल्पिंग। नाउ अगर स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके स्पेलिंग में थोड़ा एरर हो गया, स्पेलिंग एरर्स रहेगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप स्पेलिंग वगैरह कभी कुछ ऐसा हो गया तो एडजस्ट कर लेना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर ज़रूरी है। उसके अलावा पॉइंट ये है कि अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं होता, देन फेलियर ऑफ डिसेंडेंस ऑफ द टेस्टिस will result in a pathological condition। क्योंकि अगर टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनली हो गए तो उनको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा which is required for the spermatogenesis process, and that will result in sterility in males, and such a failure of descendants of testis is known as a condition which is known as cryptorchidism।
द कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोर्किडिज्म। और जो टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए उसमें मैलिग्नेंसीज भी डेवलप हो सकते हैं, मतलब कैंसरस कंडीशन वगैरह भी डेवलप हो सकते हैं। तो उन्होंने टेस्टिस का साइज, शेप, लोकेशन मेंशन कर लिया। स्ट्रक्चर में कुछ ही देर में भी रिप्रेजेंट कर दूं, मैं पूरा बोर्ड एरियस कर दूंगा और डिटेल में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट लास्ट एक मेंशन कर लेते पॉइंट, दैट इज अबाउट फंक्शन। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या होगा? तो मेन फंक्शन तो होगा टेस्टिस का, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, अभी स्पेलिंग डेफिनेटली बराबर ही लिखा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा और मेल गैमेट्स बन जाएंगे। एंड सेकेंड फंक्शन जो होगा कि टेस्टिस के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। तो वो जो कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं द मेल सेक्स हार्मोन्स विच आर दी टेस्टोस्टेरॉन, और ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल्स में इट विल बी द ईस्ट्रोजन। कौन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है टेस्टिस में हम लोग मेंशन करेंगे। तो उन्होंने दो स्ट्रक्चर को मेंशन कर लिया, स्क्रोटम एंड टेस्टिस। एंड टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक जहां पे प्रोटेक्शन मिलता है। हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने ठीक से डायग्राम देखा होगा तो मैंने स्क्रोटम सैक में जब भी टेस्टिस का प्रेजेंस दिखा है तो दे आर कनेक्टेड बाय कॉर्ड्स। तो वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस कॉर्ड्स विच हेल्प्स देम टू कनेक्ट इज नोन एज ग्यूबेर्नाक्यूलम या ग्यूबेर्नाक्यूलर कॉर्ड, जो टेस्टिस को प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे इनसाइड द स्क्रोटल सैक। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इंग्वाइनल कैनाल से वो डिसेंड आउट हो गया ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ, उसका क्या फंक्शंस है और ये डिस्कशन हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज द एलएस। सो लेट अस अंडरस्टैंड द एलएस ऑफ टेस्टिस। एलएस मतलब लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसवर्स सेक्शन भी पढ़ेंगे, बट दैट इज अ डिफरेंट आंसर ऑल टुगेदर। नाउ टेस्टिस के वर्टिकल सेक्शन, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में हम लोग को टेस्टिस के अंदर काफी मैग्नीफाइड डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। तो टेस्टिस के अराउंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स। 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स का प्रेजेंस होगा, जिसमें एक पहला लेयर जो है, सपोज दिस इज द फर्स्ट लेयर जो टेस्टिस को ऐसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज वन लेयर। दूसरा लेयर जो होगा, सपोज दिस इज द सेकेंड लेयर, उसको ये मैंने ब्लैक में रिप्रेजेंट किया है। एंड सपोज हियर इज द थर्ड लेयर, तो ऐसा ये थर्ड लेयर का प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये थर्ड लेयर का पूरा प्रेजेंस होगा। ठीक है, सो ये तीनों लेयर्स जो है, इन तीनों लेयर्स को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका। वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ट्यूनिका। ट्यूनिक मतलब कवरिंग। आउटर मोस्ट जो ट्यूनिका है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस। वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ट्यूनिका वजाइनालिस। नाउ ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, एक तो याद रखना है कि आउटर मोस्ट है, ट्यूनिका वजाइनालिस मैं लिख भी देता हूं, आउटर मोस्ट है। ये आउटर मोस्ट लेयर तो है ही, साथ में ये इनकम्प्लीट है। अगर आप डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे मैंने इनकम्प्लीट दिखाया है, पूरा कंप्लीट कवरिंग नहीं दिखाया है। एक्सटर्नल टू टेस्टिस बट कंप्लीट कवरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर अराइज होता है। वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे ट्यूनिका वजाइनालिस का कवरिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक वो एक्सटेंड कर सकता है, हम लोग दिखा सकते हैं कि यहां तक पूरा ऐसा कवर कर रहा है, बट पोस्टीरियर बॉर्डर पे उसका प्रेजेंस नहीं है। दूसरा जो लेयर है जो कंप्लीट कवरिंग है, वो याद रखना, इट इज अ कंप्लीट कवरिंग, दैट इज नोन एज ट्यूनिका अल्बुजिनिया। दैट इज नोन एज ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो है दैट इज द मिडल लेयर, एंड मिडल के साथ साथ इट्स अ कंप्लीट लेयर। और तीसरा लेयर जो है, जो मैंने ये रेड कलर का रिप्रेजेंट किया है, दैट इज एक्चुअली द ट्यूनिका वैस्क्यूलोजा। एक्चुअली इट्स अ वैस्कुलर लेयर, ब्लड वेसल्स वगैरह को ये कवर करता है, तो ट्यूनिका वैस्कुलोजा। तो वजाइनालिस, अल्बुजिनिया एंड वैस्कुलोजा। नाउ टेस्टिस के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेनी सेप्टा। ऐसे बहुत सारे सेप्टा का प्रेजेंस होगा। सेप्टा क्या करता है? पार्टीशन जैसा है, और उस सेप्टा की वजह से ऐसे बहुत सारे अंदर कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग बोल लेते हैं लोब्यूल्स। तो टेस्टिस के अंदर ऐसे लोब्स के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स बन जाते हैं, एंड ऐसे अराउंड 200 to 300 लोब्यूल्स का प्रेजेंस होगा। और वो लोब्यूल्स को बनाया किसने? उसको ये सेप्टा या ये पार्टीशन ने बनाया है। Now inside the lobule there is presence of many important structures
ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का प्रेजेंस होता है और इन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम दे देंगे एज दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। फ्यूचर डॉक्टर्स आपको याद रखना है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस इज द प्रेजेंस ऑफ सच ट्यूब्यूल्स विच आर नोन एज दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं सीक्वेंस में ही सब चीजें बताते जा रहा हूं कि आपको पूरा फ्लो चार्ट ठीक से मिल भी जाए और समझ में भी आए। तो लोब्यूल्स के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ओके, ये सब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का प्रेजेंस हो गया। एंड इनसाइड वन लोब्यूल देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो अगर आप लोग मैक्सिमम 300 लोब्यूल्स ले लो, मल्टीप्लाई बाय 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स करो तो अराउंड 900। सो जो रेंज हम लोग लेते हैं कि टेस्टिस के अंदर ईच टेस्टिस कैन हैव अराउंड 700 to 1000 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। कुछ बुक्स में 1200 भी दिया जा सकता है, बट 1000 के करीब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का प्रेजेंस होगा। तो ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है दैट इज दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। में थोड़ा लोब्स को यस, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स और ये हो गया कंपार्टमेंट। वो कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया लोब्यूल्स। नाउ ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स सभी के सभी जितने भी हजारों सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, दे आर ऑल गोइंग टू यूनाइट। ये सब यूनाइट हो जाएंगे, ऐसा ये सब यूनाइट हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू कन्वर्ज एंड यूनाइट होके ये जो नेटवर्क बन रहा है, दिस एंटायर नेटवर्क which is formed by the convergence of this seminiferous tubules is known as the retetestis. You have to remember this terminology, retetestis. तो lobules के अंदर seminiferous tubules और सभी के सभी seminiferous tubules combine होकर retetestis बनते हैं, which is nothing but the network. Now retetestis से, ये मैं erase कर देता हूँ, इसको भी हम लोग फ्लो चार्ट में लेंगे। ये retetestis से अराइज होते हैं 15 to 20, 2 3 4 5 6 7 8 15 रहेंगे, आप अज्यूम कर लो। तो ये जो रेटेटेस्टिस से अराइज हो रहे हैं वो अराइज होते हुए 15 to 20 डक्ट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं वेजा एफरेंशिया या वास एफरेंस। इसको वास एफरेंस भी बोल सकते हैं आप लोग। ओके, एक था वास डेफरेंस। वास डेफरेंस टेस्टिस के बाहर डेवलप हो रहा है, वेजा एफरेंशिया टेस्टिस के अंदर है। एलएस में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेटेटेस्टिस से 15 to 20 डक्ट्स आर अराइजिंग एंड ये सभी डक्ट्स आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स विच पार्ट, टुवर्ड्स द हाईली कॉइल्ड पार्ट दैट इज द एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस का जो हेड पार्ट होता है, जिसको हम लोग अलग से एक नाम भी देंगे, वो हेड पार्ट पे कन्वर्ज हो रहा है। तो ये आपको एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाट विल बी आस्क्ड टू यू इज द फ्लो चार्ट ऑफ द पैसेज ऑफ द स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल प्रोड्यूस कहां पे होते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कैसे? तो मैं आपको हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में डिस्क्राइब करूंगा। फिर स्पर्म सेल्स यहां से प्रोड्यूस होकर कहां पे जाएंगे? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से वेजा एफरेंशिया, वेजा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, इजैकुलेट डक्ट, यूरेथ्रा एंड थ्रू पेनिस वो पूरा ट्रैवल कर रहा है। तो ये पूरा आपको डायग्राम अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, एलएस ऑफ टेस्टिस, व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। तो ये एक टेस्टिस का बना है, वैसे दूसरे टेस्टिस में भी सिमिलर रहेगा। तो टेस्टिस का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। सो अब तक हम लोगों ने मेंशन कर लिया है, नंबर 1 स्क्रोटम, नंबर 2 टेस्टिस। टेस्टिस से बाद में जो अराइज हो रहे हैं वेजा एफरेंशिया से, दैट इज द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस जो स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग देखो एपिडिडाइमिस को डायग्राम में हाईली कॉइल्ड और वास डिफरेंस को देखो तो लंबा कौन सा लगता है? वास डिफरेंस काफी लंबा लगता है, बट वास डिफरेंस का लेंथ आप लोग को याद रखना है, इट इज हार्डली 20 to 40 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा। बट इन स्पाइट ऑफ दैट एपिडिडाइमिस जो इतने छोटे से पार्ट में, इसका लेंथ जो है दैट इज 6 मीटर। ये मीटर से, वास डिफरेंस सेंटीमीटर में। सो रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स, एपिडिडाइमिस जो है इट्स अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब, और ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब जो है इट इज अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस अराइजिंग फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर, और इसका शेप अपीयर करता है सी शेप, सी शेप या उल्टा सी शेप वैसा अपीयर करता है। एपिडिडाइमिस जो है, इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हेड का पार्ट, एक होता है मिडल रीजन और एक होता है टेल का पार्ट। जो हेड का पार्ट होगा दैट इज नोन एज कैप्यूट एपिडिडाइमिस, दूसरा जो मिडल पार्ट होगा दैट इज नोन एज कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और तीसरा जो होगा दैट इज नोन एज कॉडा एपिडिडाइमिस। सो एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट है, कैप्यूट, कॉर्पस एंड कॉडा। ओके,
सो कैप्यूट जो होगा उसको हम लोग बोल देंगे हेड पार्ट, दिस इज द मिडल पोर्शन एंड दिस इज द टेल पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेड पार्ट, क्योंकि हेड पार्ट में उसका मेन फंक्शन जो होगा कि जब भी ये स्पर्म्स रिसीव करेगा इट इज गोइंग टू हेल्प इन फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। मैंने कलर चेंज कर लिया, आप लोग भी कलर चेंज करके नोट डाउन कर लेना, क्योंकि दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स इज गोइंग टू ऑकर इन दी कैप्यूट एपिडर्मिस। कॉर्पस पार्ट सिर्फ कनेक्ट कर रहा है कैप्यूट को कॉडा से, तो उसका मेन फंक्शन होगा कनेक्टिंग, और कॉडा जो है वहां पे टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स होगा। सो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स एंड मैच्योरेशन सब कुछ एपिडर्मिस में हो रहा है, जिसमें यहां पे स्टोरेज होगा। वंस स्टोरेज इज कंप्लीटेड, मैच्योरेशन हो जाएगा, फिर जाके एपिडर्मिस से फर्दर वो आगे जाएगा इनटू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द वास डेफरेंस, वेजा डिफरेंशिया या वास डेफरेंस। और वास डिफरेंस जो होता है 20 to 30 सेंटीमीटर का होगा, कुछ बुक्स में अराउंड 40 सेंटीमीटर भी दिया रहता है, तो मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। सो इट इज 40 सेंटीमीटर इन लेंथ, और उसका काम होता है सिर्फ टू कैरी द स्पर्म्स अप टू यूरेथ्रा। बट यूरेथ्रा के पहले भी एक पार्ट आएगा इजैकुलेटरी डक्ट जो हम लोग मेंशन करेंगे, बट वास डिफरेंस कैरीज द स्पर्म्स अप टू यूरेथ्रा बाय पेरिस्टाल्सिस, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोल रहा हूं दैट मीन्स वास डिफरेंस का जो ट्यूब है उसका लाइनिंग किससे बना रहेगा, मसल्स से। तो उसमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ आउटर सर्कुलर मसल्स, इनका प्रेजेंस है, एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ इनर एपिथेलियल लेयर। सो इनर एपिथेलियम लाइनिंग है, आउटर सर्कुलर मसल्स है, और वही पेरिस्टाल्सिस से स्पर्म्स को कैरी कर रहा है। जैसे पेरिस्टाल्सिस हम लोग एलिमेंट्री कर्नल में पढ़ते हैं विच हेल्प्स इन द प्रोपल्शन ऑफ फूड अहेड, सेम यहां पे भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑब्जर्व करने मिलेगा। सो एपिडर्मिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है, नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा दैट इज नोन एज द इजैकुलेटरी डक्ट। तो स्ट्रक्चर नंबर 5 इज द इजैकुलेटरी डक्ट। उप्स, ब्लैक लेना है। इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट जो होगा इसका लेंथ इज हार्डली 2 सेंटीमीटर। अभी 2 सेंटीमीटर है, फिर भी उसको इंपॉर्टेंस देना है। तो किससे बना है, तो वास डेफरेंस का जो डक्ट है, वास डेफरेंस दैट यूनाइट्स विद द समाइनल वेसिकल्स डक्ट। आप लोग को याद होगा डायग्राम में हम लोगों ने वो छोटे छोटे झाड़ जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे, पैड स्ट्रक्चर। तो समाइनल वेसिकल्स का डक्ट एंड वास डेफरेंस का डक्ट विल यूनाइट टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। एंड फाइनली ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन कहां पे होगा, तो इट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। इट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है जो मैं पहले ही दे देता हूं। इन मेल्स यूरेथ्रा इज ऑल्सो नोन एज urinogenital duct. It is known as the urinogenital duct. Now the reason it is known as urinogenital duct, the reason is it carries both urine and semen. So males में दोनों ही कैरी करता है, इसके लिए urinogenital, but फीमेल्स में यूरेथ्रा जो होगा वो यूरिनरी पैसेज है। रिप्रोडक्टिव पैसेज वजाइना इज सेपरेट, बट यहाँ पे मेल्स में वो कॉमन पैसेज है, इसके लिए उसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला है ना। ये जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा के भी हम लोग 3 पार्ट मेंशन करेंगे। There are 3 parts of the urethra, जिसमें एक पार्ट विच इज प्रेजेंट अराउंड द प्रोस्टेट ग्लैंड इज नोन एज द प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अराउंड था दैट इज द प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। फिर जो पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस का रूट जो है उसके बीच में है दैट इज नोन एज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस के रूट के बीच में जो पैसेज है दैट इज मेम्ब्रेनस, और जो पेनिस के पैसेज से जो पास हो रहा है यूरेथ्रा दैट इज नोन एज द पीनाइल यूरेथ्रा। दैट इज द पीनाइल यूरेथ्रा। सो 3 पार्ट्स ऑफ द यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक, मेम्ब्रेनस, पीनाइल। मेडिकल स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो है विच इज प्रेजेंट अराउंड द प्रोस्टेट ग्लैंड दैट कैरीज यूरिन ओनली, दैट कैरीज यूरिन ओनली। बट मेम्ब्रेनस और पीनाइल यूरेथ्रा जो है दैट कैरीज यूरिन ऑल्सो
एंड सीमन ऑल्सो। तो ये नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेम्ब्रेनस और पिनाइल यूरेथ्रा में यूरिन एंड सीमन दोनों का पैसेज होता है। और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बारे में आपको ये एक और पॉइंट पता होना चाहिए कि वहीं पे हम लोग ने मेंशन किया था वो ग्लैंड, दैट इज द कार्पस ग्लैंड। सो कार्पस ग्लैंड इज लोकेटेड इन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, नॉट इन द प्रोस्टैटिक और द पिनाइल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बारे में आप लोग को और एक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि यूरेथ्रा में देयर आर टू टाइप ऑफ स्पिंस्टर्स दैट आर प्रेजेंट। और ये स्पिंस्टर्स में एक होता है इंटरनल स्पिंस्टर्स, that is at the base of the urinary bladder, and दूसरा जो होता है that is the external sphincters, that is around the membranous urethra. Internal sphincters के बारे में फ्यूचर डॉक्टर्स आप लोग को अच्छे से याद रखना है। इंटरनल वाला इनवॉलेंट्री मसल है, इट कंटेन्स इनवॉलेंट्री मसल्स, और एक्सटर्नल वाला जो है इट इज मेड अप ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। तो इंटरनल इनवॉलेंट्री मतलब स्मूथ मसल से बना है, एक्सटर्नल वाला स्ट्राइटेड है, वॉलेंट्री मसल से बना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको स्फिंक्टर्स के बारे में याद रखना है। सो दिस इज अबाउट द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का हाँ लेंथ कितना होगा, तो इट इज अराउंड 20 सेंटीमीटर इन मेल्स। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे एक कंपैरिजन पॉइंट देता हूँ कि फीमेल्स में इसका लेंथ इज अराउंड 4 सेंटीमीटर। तो फीमेल्स में इट इज 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, बट मेल्स में सिंस इट पासेस थ्रू द एंटायर पैसेज ऑफ द पेनिस इट इज 20 सेंटीमीटर इन मेल्स, और फीमेल्स में 4 सेंटीमीटर। और यूरेथ्रा में ये सब पार्ट्स मेनली मेल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं, प्रोस्टैटिक, मेम्ब्रेनस, पिनाइल यूरेथ्रा एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट पार्ट जो हम लोग को रिप्रेजेंट करना है दैट इज द पेनिस। नाउ लास्ट पार्ट जो है दैट इज द पेनिस। पेनिस, तो पेनिस को पहले हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते सो दैट मैं आपको डायग्राम में कुछ लेबलिंग्स बता सकूं। तो ये हम लोग ने पेनिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऐसा रिप्रेजेंट किया था, राइट ऐसा हम लोगों ने ये पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था, और उसमें ऐसा एक कवरिंग भी बनाया था। सो इट हैज अ कवरिंग ऑफ स्किन। ओके, नाउ पेनिस के बारे में हम लोग मेंशन करेंगे, इट्स अ लॉन्ग cylindrical erectile organ, long cylindrical erectile organ। erectile बोला है क्योंकि इसमें there is presence of certain erectile tissues। so this is very important medical students कि इसमें erectile tissues का presence होगा, और ये erectile tissues में there is presence of certain lateral tissues, ऐसे कुछ lateral tissues का presence होता है। सो देर आर 2 lateral tissues जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देर आर 2 lateral tissues, और ये 2 lateral tissues जो है 2 lateral tissues erectile tissues आर नोन एज corpora cavernosa। they are known as corpora cavernosa, right? corpora cavernosa। एंड मीडियल जो टिश्यू है जो पूरा ऐसा मिड लाइन पे है, सेंट्रल पैसेज तो आपको पता है दैट इज द यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा का जो पैसेज है वो यूरेथ्रा है, एंड इट इज सराउंडेड बाय दिस अनदर इरेक्टाइल टिश्यू जो पूरा मीडियल रहेगा। दिस मीडियल इरेक्टाइल, तो मतलब वो सिलेंड्रिकल ऑर्गन है तो पूरा मीडियल सेंट्रल वो पोर्शन है। सो दैट मीडियल टिश्यू इज नोन एज वन मीडियल इरेक्टाइल टिश्यू विच इज नोन एज कॉर्पस। यहाँ पे कॉर्पोरा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है, ये 2 थे तो कॉर्पोरा, कॉर्पस स्पॉन्जियोजम बोला गया है। इट इज नोन एज कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, एंड ये कॉर्पस स्पॉन्जियोजम यूरेथ्रा को कवर कर रहा है एक तरह से, पेनाइल यूरेथ्रा को। इसीलिए एंट्रेंस में आप लोग याद रखना जो पेनाइल यूरेथ्रा है, द पेनाइल यूरेथ्रा इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जियल यूरेथ्रा, क्योंकि इट इज कवर्ड बाय द कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। तो ये एंट्रेंस के लिए याद रखना। तो देयर आर 3 इरेक्टाइल टिश्यूज। दूसरा मेडिकल स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डायग्रामेटिकली जो मैंने अप्रिशिएट करवाया कि जो कॉर्पस स्पॉन्जियोजम है इट इज कमिंग अप टू द टिप, बट कैवर्नोजा जो वो टिप तक नहीं आ रहा है, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग एट द टिप। सो कॉर्पस स्पॉन्जियोजम इज प्रेजेंट अप टू टिप प्रेजेंट है, एंड यही कॉर्पस स्पॉन्जियोजम टिप पे आके एनलार्ज हो जाता है। सो ये जो एनलार्ज पोर्शन है दैट इज नोन एज द ग्लैंस पेनिस। सो एनलार्ज्ड टिप glans penis is nothing but the corpus spongiosum which is enlarged at the tip, and that is the sensitive part. And that glans penis ka structure is covered by the foreskin, and this foreskin that is present is also known as prepuce. So that is known as prepuce या फिर
फोरस्किन। तो ये पेनिस का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। फंक्शन क्या होगा? तो पेनिस का मेजर फंक्शन होगा एक तो दी डिस्चार्ज ऑफ सीमन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वजाइना में डिस्चार्ज ऑफ सीमन होगा। एंड दूसरा रिलीज ऑफ यूरिन, क्योंकि इट्स अ कॉमन पैसेज, सो रिलीज ऑफ यूरिन भी होगा। एंड वो पूरा प्रोसेस यूरिनरी ब्लैडर से जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिक्चुरेशन का पूरा प्रोसेस होता है वो होगा। सो डिस्चार्ज ऑफ सीमन, जिसको हम लोग बोलते हैं इजैक्यूलेशन, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इजैक्यूलेशन, मतलब सीमन का डिस्चार्ज एंड रिलीज ऑफ यूरिन, दैट इज मिक्चुरेशन। सो ये हम लोग ने डिटेल में डिस्कस कर लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स। 7 कंपोनेंट्स में डिस्कस के, उसके अंदर भी सब में बीच में पार्ट एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट थे, यूरेथ्रा के 3 पार्ट थे, वो सब आप लोग को अच्छे से याद रखना है, बट मेनली डायग्रामेटिकली याद रहेगा। अभी भी एक पार्ट बाकी है, दैट इज दी एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ और हम लोग कंटिन्यू करते हैं एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। यस, सो पानी पी लिया है, आप लोग भी शुरू करें, थकना नहीं है। लास्ट पार्ट है और एक इंपॉर्टेंट आंसर हमारा डिस्कस हो जाएगा, दैट इज दी एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। इसको भी हम लोग सिस्टमैटिकली लिखेंगे और मस्त टेबल बना के इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो आंसर अच्छे से याद भी हो जाएगा, है ना। नोट मेकिंग हैज बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेनिज्म। जो काम करेंगे अच्छे से करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा तो होगा नहीं, है ना। सो एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स के भी नाम आपको पता है, समाइनल वेसिकल्स, ABC करके मैंने लेबल किया था। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है दी काउपर्स ग्लैंड। तो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, आप लोग अच्छे से टेबल बना ले। काउपर्स ग्लैंड्स, ओके। और काउपर्स ग्लैंड्स का और एक नाम आपको पहले ही दे दूं, इसका और एक नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्योंकि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ऑन दी मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी सेक्स ग्लैंड्स प्रोड्यूस क्या करते थे? दिस एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस द फ्लूइड्स, एंड दिस फ्लूइड मतलब समाइनल वेसिकल का बोला जाएगा समाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टैटिक फ्लूइड, काउपर्स ग्लैंड का काउपर्स फ्लूइड। तो तीनों के फ्लूइड्स अलोंग विद द स्पर्म्स इज गोइंग टू बी नोन एज दी सीमन। तो सीमन फॉर्मेशन में ये ग्लैंड्स का फ्लूइड इंपॉर्टेंट है। अभी सीमन में जो फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा तो समाइनल वेसिकल्स कितना प्रोड्यूस करता है? तो इट प्रोड्यूसेस 60% वॉल्यूम ऑफ द सीमन, 60% वॉल्यूम ऑफ सीमन। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है 30% वॉल्यूम, काउपर्स ग्लैंड 10% वॉल्यूम। तो 10% वॉल्यूम, 60 30 10। क्यों टेबुलर फॉर्म में बना है इसके समझ में आया कि आप लोग साथ में कंपैरेटिवली सब कुछ याद कर सको। समाइनल वेसिकल्स ना, तीनों के फ्लूइड जो है पहले बता देता हूं, ये अल्कलाइन फ्लूइड होते हैं, दे हैव अल्कलाइन pH, ओके। नाउ समाइनल वेसिकल्स का जो फ्लूइड है उसमें, उस फ्लूइड में 3 कंपोनेंट्स रहेंगे। उसमें एक आपको याद रखना है F से, दूसरा भी F से, तीसरा P से, FFP याद रखना है। F से पहला जो है दैट इज दी फ्रक्टोज, फ्लूइड में फ्रक्टोज का प्रेजेंस होगा। दूसरा है फाइब्रिनोजन एंड तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फ्रक्टोज जो है ये मेनली प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म सेल्स, करेक्ट। नाउ रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स, हमारे हर एक बॉडी सेल्स में ग्लूकोज इज यूज्ड एज द एनर्जी सोर्स एक्सेप्ट स्पर्म सेल्स जहां पे फ्रक्टोज इज सर्विंग एज द एनर्जी सोर्स। इसीलिए फ्रक्टोज का प्रेजेंस होना इज बिन यूज्ड इन फोरेंसिक टेस्टिंग। सो फोरेंसिक टेस्ट में अगर फ्रक्टोज का प्रेजेंस मिलता है तो इट इज बिन यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ सेक्सुअली असॉल्ट केसेस। तो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस जो होगा तो रेप केसेस में फ्रक्टोज का डिटेक्शन इज एन इंडिकेशन कि प्रोबेबली द फीमेल हैज बिन सेक्सुअली असॉल्टेड। तो ये फोरेंसिक टेस्टिंग में। फाइब्रिनोजन जो है इसका मेजर फंक्शन जो होता है, फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन कोएगुलेशन ऑफ सीमन, इट हेल्प्स इन कोएगुलेशन ऑफ सीमन। जैसे फाइब्रिनोजन ब्लड का कोएगुलेशन करता है, यहां पे भी फाइब्रिनोजन है और ये कोएगुलेशन ऑफ सीमन कर रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इट इंक्रीजेस द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीजेस पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा सो दैट इट विल हेल्प द स्पर्म्स टू रीच अप टू द यूट्रस एंड ओवम तक पहुंच सके। सो फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 लोब्स। ह्यूमंस में 5 लोब्स अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं एंड ये जो अल्कलाइन pH वाला फ्लूइड प्रोड्यूस करता है इसका अपीयरेंस होता है
मिल्की वाइट, तो इट इज़ मिल्की वाइट फ्लूइड एंड जेली लाइक भी इसका कंसिस्टेंसी होता है, मिल्की वाइट एंड जेली लाइक। एंड इसका जो फ्लूइड होता है ये फंक्शन करता है, इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड्स प्रेजेंट इन वजाइनल फ्लूइड। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पैसेज में वजाइनल फ्लूइड जो होगा उसमें जो एसिड्स रहेंगे उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। दैट इज वाई अल्कलाइन पीएच बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज जो स्पर्म सेल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इन द वजाइनल पैसेज। सो इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड्स प्रेजेंट इन द वजाइनल फ्लूइड। एंड लास्ट है कॉपर्स ग्लैंड, ये भी प्रोड्यूस करता है अल्कलाइन फ्लूइड, बट दैट इज यूजुअली अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। और ये प्रेजेंट कहाँ पे, तो इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। मैंने पहले ये लिखवा दिया था, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में इसका प्रेजेंस है, तो वो वहां पे फ्लूइड जब रिलीज करेगा तो उसका रोल होगा, इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड्स प्रेजेंट इन यूरेथ्रा। एसिड्स प्रेजेंट इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में एसिड्स की प्रेजेंस होंगे ड्यू टू यूरिनेशन। यूरिनेशन की वजह से जो यूरिन के अंदर एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे, चाहे वो यूरिक एसिड वगैरह, तो ड्यू टू प्रीवियस यूरिनेशन वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेगा। ये वजाइनल फ्लूइड के एसिड्स और ये यूरिनेशन की वजह से जो एसिड्स होंगे उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो दैट इज कंप्लीटिंग द नेसेसरी 6 ग्लैंड जो सीमन प्रोडक्शन में हेल्प करे। सीमन का जो क्वांटिटी है वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। लास्ट कुछ पॉइंट्स बच गए, वो भी इंपॉर्टेंट है, थकना मत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सीमन का जो क्वांटिटी होगा दैट इज अराउंड 3 to 4 ml एंड उस क्वांटिटी में देयर इज प्रेजेंस ऑफ अराउंड 100 मिलियन स्पर्म्स, 100 मिलियन स्पर्म्स पर ml। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स इन द एंटायर क्वांटिटी ऑफ 3 to 4 ml प्रेजेंस हो सकते हैं। ये रेंज नॉर्मली दिया था बुक्स में 20 to 100, बट 300 to 400 ओवरऑल प्रेजेंट होना चाहिए सो दैट वो फर्टिलिटी का चांस बढ़ जाए। और सीमन का पीएच इज गोइंग टू बी अल्कलाइन, दैट इज अराउंड 7.3, ठीक है, that is the pH of semen. So with this we complete the entire discussion about the male reproductive system. Next time हम लोग discussion करेंगे about the TS of testis. So stay tuned future doctors, और अच्छे से हम लोग next time काम करेंगे. Stay awesome and that's all from Dipenism.